अच्छा ये बताइए 2027 का जो चुनाव होना है, वो हिंदू मुस्लिम पे या पहाड़ प्लेन पे क्या मुद्दा रहने वाला है? देखिए, मेरे हिसाब से तो चुनाव में मुद्दा हमेशा से एक ही रहना चाहिए कि जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, क्या उसमें काबिलियत है? क्या वो काबिल है? सवाल ये होना चाहिए, जनता को ये देखना चाहिए, जनता जो देखती है बीजेपी का सिंबल, कांग्रेस का सिंबल, किसी अन्य उसका सिंबल, बजाय उससे ये देखना चाहिए कि ये आदमी काबिल है। एक मुद्दा है, वो है मूल निवास का मुद्दा। मुझे आप ये बताएं कि जो व्यक्ति धारचूला में रहता है और जो व्यक्ति चकराता में रहता है, एक व्यक्ति नारसन में रहता है और एक व्यक्ति जो है मसूरी में रहता है, तो क्या जो नारसन में एक व्यक्ति रहता है जो कि बॉर्डर है उत्तराखंड का नारसन, क्या वो उत्तराखंडी नहीं है? मैं ये सवाल पुष्कर सिंह धामी जी से करना चाहता हूं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। कांग्रेस के नेता के लिए बोला कि वो राजनीति की राखी सावंत है। फिर उसी नेता की पत्नी ने बोला कि सतीश लखेड़ा सनी लियोनी है। तो ये किस टाइप की राजनीति है? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कोई भी करे, मैं समझता हूं कि राजनीति में इस प्रकार की भाषा नहीं इस्तेमाल की जानी चाहिए। और समय समय पर हमने देखा है कि लोग इस प्रकार की अमर्यादित भाषा, असंसदीय भाषा का प्रयोग राजनीति में करते हैं। भोकाल की राजनीति से परहेज करते हैं, हालांकि आपके पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं। कि जो लोग इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, गन लहराना, गाली गलौज करना और फालतू की हवाबाजी करना, अपने आगे पीछे गाड़ियां दौड़ाना, इससे जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो आपको क्या लगता है 2027 में उत्तराखंड सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के लिए आसानी से चुनाव एक पक्षीय जाएगा, क्योंकि विपक्ष तो है ही नहीं? तो किस बेस पर चुनाव में जीत की बात करते हैं? क्या वोट चोरी के दम पर? इस वक्त बीजेपी को तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो अंदर जो उबाल चल रहा है, जो उत्तराखंड में, आप मुझे बताएं, आप युवाओं की आज बात करें, युवा सड़कों पर है, बेरोजगार आज सड़कों पर है, महिला आज सड़कों पर है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां आज सड़कों पर है, वकील आज सड़कों पर है और सचिवालय तक के कर्मचारी आज सड़कों पर है। तो देखिए, पुष्कर सिंह धामी का मुकाबला तो पहले बीजेपी के लोगों से ही तो है। सबसे पहले तो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, जो उनको कसते रहते हैं, उनके कान भी खींचते रहते हैं और उनके कामों पर सवाल भी खड़े करते हैं। सबसे पहले तो उनसे ही मुकाबला होगा। और भी बड़ी बड़ी बिग गन्स हैं बीजेपी में, अनिल बलूनी जी हैं, और भी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि किसी तरह से इनको हटा करके मुझे बनाया जाए। और ये राजनीति में होता भी है, मतलब मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, राजनीतिक व्यक्ति की प्रवृत्ति यही होती है कि ये बन गया तो हट जाए, मैं बन जाऊं, और अगर मैं पहले भी रह चुका हूं तो मुझे एक मौका और मिल जाए। पुष्कर सिंह धामी जब से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से पूरे उत्तराखंड में युवा राजनीति ने एक नया रूप ले लिया है। कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, XYZ कोई सा भी दल हो, वो युवाओं को लेकर 2027 के घमासान की तैयारी कर रहा है। तमाम नौजवान मैदान में कूद चुके हैं, अलग अलग दलों से। हर पार्टी 2027 में मोर्चा मारने लिए जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद देश विदेश प्रदेश के दौरे पर लगे हुए हैं, अपने आप को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए। कांग्रेस ने अपने पूरा चुनावी अभियान का ऐलान कर दिया है, 3 बड़े नेता मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में नौजवानों की राजनीति को लेकर ये सवाल उठता है कि 2027 में जितने बुजुर्ग नेता हैं वो घर बैठा दिए जाएंगे या बैठ जाएंगे। इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राज्य मंत्री और मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष
रविंदर सिंह आनंद, जिन्होंने बचपन से ही संघर्ष किया है, जनरेटर को धक्का लगाते थे, मजदूरी करते थे, मेहनत की। उन्हें मालूम है कि एक मेहनतकश आदमी कैसे आगे बढ़ता है। रविंदर सिंह आनंद के इस चेहरे को शायद किसी ने नहीं देखा कि उन्होंने किस तरीके से मजदूरी करके, मेहनत करके, जनरेटर खींच खींच के अपने आप को स्थापित किया। सेल्फ मेड हैं, भोकाल की राजनीति से परहेज करते हैं। रविंदर सिंह आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं, मंडी समिति के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन भोकाल की राजनीति से परहेज करते हैं, और हालांकि आपके पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं। जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं कि मैं देखता हूँ फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि गन लहराना, गाली गलौज करना और फालतू की हवाबाजी करना, अपने आगे पीछे गाड़ियाँ दौड़ाना, हुटर चलाना, हेलीकॉप्टर में घूमते हुए वीडियो बनाना, मुझे लगता है कि इससे जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं, जो राजनीति में आज नेतागिरी में है, कोई विधायक है या किसी और पद पर है, वो ये बताने का कष्ट भी करें कि इससे जनता को क्या लाभ होगा और उनके क्षेत्र के लोगों को, ग्रामीणों को क्या लाभ होगा, और इस प्रकार के उनके एटीट्यूड से वो क्या साबित करना चाहते हैं। जबकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम गांधीवादी लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, हम भारत के वासी हैं। भारत का वासी क्या एक ऐसा वासी हो सकता है कि हाथ में गन लेकर के एक दूसरे के पीछे भागना, गाली गलौज करना और भोकाल की राजनीति करना? मुझे लगता है ये भारतीय राजनीति नहीं हो सकती, ये भारतीय राजनीति नहीं हो सकती। और जो लोग इस प्रकार की राजनीति करते हैं, मुझे लगता है वो राजनीति नहीं करते, वो जंगल राज का एक जरूर अपना रूप दिखाने का कार्य करते हैं कि राजनीति का जो जंगल राज है वो कैसा हो सकता है। उत्तराखंड में युवा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया, दूसरा टर्म है। पुष्कर सिंह धामी जी युवा मुख्यमंत्री के रूप में देश भर में उन्हें जाना पहचाना जा रहा है, उनकी मिसालें दी जा रही हैं। तो पुष्कर सिंह धामी जी के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने के बाद में युवा राजनीति में कितना हाइप आया है? देखिए, निश्चित तौर पर पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बड़े भाई भी हैं, और एक समय ऐसा भी था जब वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो मैं भी बीजेपी में मंडल में एक पदाधिकारी था, अध्यक्ष था। तो हमने साथ में काम भी किया है और बहुत अच्छे परिचित भी हैं मेरे, स्वभाव से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा मैसेज है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आपको अपनी राजनीति स्थापित करने के लिए किसी भी मंदिर को, मस्जिद को, मज़ारों को तोड़ना पड़ रहा है? क्या आपको धाकड़ धामी कहलवाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से पोस्टें डलवानी पड़ रही हैं? क्या आप इस बात के धाकड़ हैं कि आप जो धार्मिक चीज़ें हैं उनको छेड़ते हैं, या उनसे एक परसेप्शन बनाते हैं कि हिंदू वोटर अट्रैक्ट हो? क्या ये आवश्यक है? क्या इससे अच्छा ये ना होता कि आप अपने कार्य के दम पर अपनी पहचान बनाते, बजाय इसके कि आप यूपी के राजनीति के पीछे चलना चाहते हैं? आप जो यूपी की राजनीति है उसके पद चिन्हों पर, उस पर पैर रख करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक राजनेता का कार्य नहीं होता, ये एक मुख्यमंत्री का कार्य भी नहीं होता। मुख्यमंत्री का कार्य है कि सरकार की योजनाओं को अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है सबसे पीछे लाइन में, उस तक कैसे पहुंचे, बजाय इसके कि आप एक ऐसा माहौल डर का बना दो कि रात को 2-2 बजे मजारें तोड़ी जाती हूँ। डर तो आप भी रहे हैं, नहीं तो आप दिन में क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, ये भारत देश है, भारत देश में सब प्रकार के लोग रहते हैं। हम हिंदू हैं, कुछ लोग मुस्लिम हैं, कुछ सिख हैं, कुछ ईसाई हैं, इसी का नाम भारत है। विविधता का ये देश है, और इस भारत भूमि में सभी का लहू मिला है। ये
चूंकि मैं तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ। मैंने बीए जो है इतिहास से किया है, और मैंने जब इतिहास पढ़ा तो इतिहास को किस प्रकार तोड़ मड़ोड़ करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाया जाता है ये भी मैं देखता हूँ, और मुझे हंसी आती है सैफी जी, मुझे हंसी आती है इस बात से कि जो झूठ है उसको फैलाया जाता है और सच को दबाया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक मुख्यमंत्री को अपने कामों पर धाकड़ होना चाहिए, ना कि किसी के घर तोड़वाने पर, किसी के मकान तोड़वाने पर धाकड़ होना चाहिए। जिन लोगों के मकान टूटेंगे या टूटे हैं उनकी हाय भी लगेगी, इस बात का आप ध्यान रखें। और हमने आपदा के रूप में इस वर्ष देखा भी कि देहरादून जैसे शहर में अगर आपदा आ सकती है तो फिर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई शक्ति तो इस जरूर भारत भूमि पर कोई शक्ति कार्य तो जरूर कर रही है, और अगर हम गलत चलेंगे तो गलत होगा। 2027 का चुनाव नज़दीक है। तमाम दलों ने अपने सीट की पेटियां बांध ली हैं जी कांग्रेस ने भी त्रिदेव उतार दिए मैदान में जी। और भाजपा की तरफ से तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अकेले हैं, निर्विवाद रूप से अकेले उनके नेतृत्व में चुनाव होना दिखाई दे रहा है। बसपा भी है। तो आपको क्या लगता है 2027 में उत्तराखंड सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के लिए आसानी से चुनाव एक पक्षीय जाएगा, क्योंकि विपक्ष तो है ही नहीं? देखिए, इस पर मैं ये कहूँगा कि अभी एक साल पूरा पड़ा है सरकार का, और सरकार का जो आखिरी साल होता है वो रिजर्व होता है। मतलब किसी भी सरकार का जो लास्ट ईयर होता है वो जैसे टैंक में पेट्रोल होता है ना, तो ज़्यादातर पेट्रोल लास्ट ईयर के लिए बचा के रखती है। सारी योजनाएं खोलती है, लोगों तक लाभ पहुँचाने का कार्य करती है, पैसे खर्च करने का कार्य करती है, और चुनाव में कैसे वापसी हो इसका कार्य करती है। इस वक्त बीजेपी को तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो अंदर जो उबाल चल रहा है, जो उत्तराखंड में, आप मुझे बताएं, आप युवाओं की आज बात करें, युवा सड़कों पर है, बेरोजगार आज सड़कों पर है, महिला आज सड़कों पर है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां आज सड़कों पर हैं, वकील आज सड़कों पर है, और सचिवालय तक के कर्मचारी आज सड़कों पर हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर थोड़ा भी सही तरीके से विपक्ष ने चुनाव लड़ा, कहीं भी पुष्कर सिंह धामी दिखाई भी देंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। जब सभी वर्ग उनके खिलाफ हैं तो वो किस बेस पर चुनाव में जीत की बात करते हैं? क्या वोट चोरी के दम पर? विपक्ष तो कहीं है ही नहीं, और वोट चोरी का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप साबित तो कर नहीं पाए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मैं शुरू से एक बात कहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटे छोटे पदों से मैंने राजनीति की शुरुआत की। मैं बूथ अध्यक्ष भी रहा, मैं वार्ड का मंत्री भी रहा, वार्ड का अध्यक्ष भी रहा, और आज ही मैंने एक बड़े नेता से फ़ोन पर कांग्रेस की बात की, जैसे रूटीन में बात होती है। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने सेनापतियों को जब तक नीचे लेवल पर नहीं भेजेंगे, क्योंकि कांग्रेस में तो सारे नेता हैं, जो गली के भी लीडर हैं वो भी बड़ा नेता अपने आप को मानते हैं, तो काम कौन करेगा? कार्यकर्ता कौन है? अगर उनके सबसे बड़े नेता हरीश रावत जी कहते हैं कि मैं बूथ अध्यक्ष बनना चाहता हूं, तो इसके पीछे कांग्रेस वालों को जरूर इससे सीख लेनी चाहिए। मुझे लगता है उनका संदेश देना चाहते हैं वो, लेकिन क्या कोई संदेश लेना चाहता है? सवाल ये है कि विपक्ष तो है, काम भी कर रहा है, लेकिन परसेप्शन कैसे बनेगा? क्योंकि चुनाव में परसेप्शन चलता है, और वर्तमान में जो कांग्रेस ने जो टीम बनाई है, जो तिगड़ी बनाई है, मैं तो उसको तिगड़ी कह रहा हूँ पहले दिन से, डिबेट्स में भी मैंने कहा है, वो तिगड़ी अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है वो तिगड़ी अच्छी है, और शायद इसका तोड़ बीजेपी ना ढूंढ पाए, अभी तक तो ढूंढ नहीं पाए और आगे भी ढूंढ ना पाए। आप क्या मानते हैं 2027 का जो चुनाव है, पुष्कर सिंह धामी का मुकाबला किन किन से है? देखिए, पुष्कर सिंह धामी का मुकाबला तो पहले बीजेपी के लोगों से ही तो है। सबसे पहले तो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, जो उनको कसते रहते हैं, उनके कान भी खींचते रहते हैं, और उनके कामों पर सवाल भी खड़े करते हैं। सबसे पहले तो उनसे ही मुकाबला होगा। और भी बड़ी बड़ी बिग गन्स हैं बीजेपी में, अनिल बलूनी जी हैं,
और भी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि किसी तरह से इनको हटा करके मुझे बनाया जाए, और ये राजनीति में होता भी है। मतलब मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, राजनीतिक व्यक्ति की प्रवृत्ति यही होती है कि ये बन गया तो हट जाए, मैं बन जाऊं, और अगर मैं पहले भी रह चुका हूं तो मुझे एक मौका और मिल जाए। तो ये तो प्रवृत्ति है। नहीं, मेरा सवाल है कि पुष्कर सिंह धामी जी का 2027 के चुनाव में भाजपा का मुकाबला किससे होना है? फिलहाल तो भाजपा का मुकाबला भाजपा से ही है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि खुद कोश्यारी जी वयोवृद्ध नेता हैं और उनके गुरु भी हैं, अगर वो खुद कमान संभालते दिखाई दे रहे हैं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। और अगर विपक्ष के नेताओं से मुकाबले की बात करें तो मुझे एक चेहरा दिखाई देता है जो दबंग है और जो कर्तव्य करना जानता है। मुझे लगता है कि हरक सिंह उनके लिए एक टिपिकल टास्क है जिसको मुझे लगता है कि वो जल्दी से नहीं कुछ कर पा रहे हैं। भाजपा के युवा नेता सतीश लखेड़ा जी ने जी कांग्रेस के नेता के लिए बोला कि वो राजनीति की राखी सामंत हैं। जी फिर उसी नेता की पत्नी ने बोला कि सतीश लखेड़ा सनी लियोनी है। तो ये किस टाइप की राजनीति है? देखिए सलीम भाई, आप मुझे पहले से जानते हैं, 10-15 वर्ष से तो हमारा तारुफ है ही। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कोई भी करे, मैं समझता हूँ कि राजनीति में इस प्रकार की भाषा नहीं इस्तेमाल की जानी चाहिए। और समय समय पर हमने देखा है कि लोग इस प्रकार की अमर्यादित भाषा, असंसदीय भाषा का प्रयोग राजनीति में करते हैं, जो बेहद चिंताजनक भी है और दुखद भी है। इस प्रकार की हल्की राजनीति करके बीजेपी के छुटभइये नेता, मुझे लगता है सिर्फ ध्यान आकर्षित करने की राजनीति और किसी तरह मैं भी अखबार में छप जाऊं, मैं भी सोशल मीडिया पे दिख जाऊं की राजनीति कर रहे हैं। इससे अलग मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अभी एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण रूप से विधानसभा में दिखाई दिया। लक्सर के विधायक शहजाद ने बड़ी प्रमुखता से पहाड़ और प्लेन का मुद्दा उठाया और कहा कि पहाड़ के नेता देहरादून में, हल्द्वानी में आकर बच जाते हैं तो पहाड़ की बात कौन करेगा? अधिकारी पहाड़ पर जाना नहीं चाहते। जी, तो इस वक्तव्य पे आपकी क्या सोच है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक मुद्दा है सलीम भाई, मैं आपकी बात रोक के, वो है मूल निवास का मुद्दा। मुझे आप ये बताएं कि जो व्यक्ति धारचूला में रहता है और जो व्यक्ति चकराता में रहता है, एक व्यक्ति नारसन में रहता है और एक व्यक्ति जो है मसूरी में रहता है, तो क्या जो नारसन में एक व्यक्ति रहता है जो कि बॉर्डर है उत्तराखंड का नारसन, क्या वो उत्तराखंडी नहीं है? मैं ये सवाल पुष्कर सिंह धामी जी से करना चाहता हूं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि आप मुझे बताएं कि वो व्यक्ति जो हरिद्वार की लोकसभा में या हरिद्वार शहर में रहता है, आप मुझे ये बताएं हरिद्वार जिले का व्यक्ति कहाँ का निवासी है? क्या उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं है? क्या मेरे नाम के पीछे या आपके नाम के पीछे नेगी, रावत, बिष्ट, गोदियाल ये लगा होगा, उनियाल, तभी हम मूल निवासी होंगे? देखिए, जो विधानसभा में हुआ उसके पीछे मुझे साफ साफ दिखाई देता है कि जो नेता 4 साल काम नहीं कर पाए, मैं आपको सीधा बता रहा हूं, 4 साल बीत गए हैं, आपके पास दिखाने को कुछ नहीं है। आपके पास लक्सरी की हम बात करें, लक्सर में अभी बरसातों में यहाँ तक पानी था। तो देखिए, हमें ड्रेनेज सिस्टम बनाने होंगे, हमें प्रॉब्लम्स का सस्टेनेबल सोल्यूशन ढूंढना होगा, बजाय कि हम विधानसभा में बक बक करके अपने आप को किस तरह मेरी टीआरपी बढ़े और किस तरह मैं ज़्यादा दिखूं फेसबुक पे। इससे इतर होकर के हमें ये करना होगा कि जो मूल निवास का मुद्दा है, मैं मूल निवास पे आ रहा हूँ सीधा, कि भैया एक व्यक्ति, चाहे वो सलीम सैफी है, चाहे वो रविंद्रानंद है, चाहे वो रोहित बिष्ट है और चाहे वो कोई अन्य है, वो व्यक्ति उत्तराखंड का मूल निवासी है अगर वो उत्तराखंड में रहता है। देखिए, जो नियम है हम सभी जानते हैं कि 1950 वाला जो नियम है उसमें ये साफ कहा गया था कि जो 1950 से भारत में रह रहा है वो भारत का नागरिक है। इसी प्रकार जब उत्तराखंड बना 2000 में, तो 2000 में जो लोग यहाँ
थे, जिन जिलों को इसमें जोड़ा गया, तो वो यहाँ के मूल निवासी हो गए। क्यों भाई आप उनको मूल निवासी मानने से इनकार कर रहे हैं? और मैं इस बात पे मैं बहुत खफा हूं, और मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि बहुत जल्द रविंद्र आनंद आपको इस पे आंदोलन करता हुआ भी दिखाई देगा। कि मुझे बड़ी दुख होती है इस बात से कि आप किसी के मूल निवास पर कैसे सवालिया निशान लगा सकते हैं। सलीम भाई आप बताएं। अच्छा ये बताइए, 2027 का जो चुनाव होना है वो हिंदू मुस्लिम पे या पहाड़ प्लेन पे क्या मुद्दा रहने वाला है? देखिए मेरे हिसाब से तो चुनाव में मुद्दा हमेशा से एक ही रहना चाहिए कि जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है क्या उसमें काबिलियत है, क्या वो काबिल है। सवाल ये होना चाहिए, जनता को ये देखना चाहिए। जनता जो देखती है बीजेपी का सिंबल, कांग्रेस का सिंबल, किसी अन्य उसका सिंबल, बजाय उससे ये देखना चाहिए कि ये आदमी काबिल है, क्या इसके पास विजन है, क्या ये हमारे शहर की तस्वीर, हमारी विधानसभा की तस्वीर बदल सकता है। आज बहुत सी ऐसी विधानसभाएं हैं जहाँ के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं, लेकिन उनकी विधानसभा में आप जाके देखिए, हर मोहल्ले, हर गली, हर गांव में कीचड़ है और बरसातों में छाती छाती तक पानी है। वो महिलाएं, वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं पानी में तैर के जा रहे हैं। मैंने स्वयं देखा लक्सर में और खानपुर की विधानसभाओं में कि इतना बुरा हाल है। मैंने एसडीएम से बात की, मैंने पटवारियों से बात की, और कई लोगों का मैंने कई मोहल्लों में पानी की निकासी का प्रबंध भी कराया, और उसका सस्टेनेबल सोल्यूशन के लिए मैंने उप जिलाधिकारी महोदय से बात भी की, और उस पर अब बन रहा है सिस्टम सारा। वो लोग कर रहे हैं कि अब कैसे जो पानी गांव में जमा होता है उसको कैसे हम बाहर गांव से निकाल पाएं, इस पर चर्चा चल रही है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ की राजनीति की आप बात कर रहे हैं, ख़ासतौर से हरिद्वार की, लक्सर की, खानपुर की। इन क्षेत्रों में रजवाड़े, राजघराने के लोग प्रतिनिधि के रूप में रहे, जनप्रतिनिधि के रूप में रहे। वर्तमान में जो भी हैं प्रतिनिधि वो भी किसी बाहुबली से, दमदार आदमी से कम नहीं है। तो ऐसी विधानसभाओं पे आप सवाल खड़ा करके क्या जताना चाहते हैं? क्या लक्सर से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी है क्या आपकी, जो इन लोगों पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो एक राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं, एक पत्रकारिता से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो रजवाड़े वाली बात आपने कही, राजघराने की बात कही, तो मुझे लगता है कि जमींदारा एक्ट तो ख़त्म हो चुका है। अब राजा महाराजाओं का ज़माना तो रहा नहीं है, और जो अपने आप को राजा महाराजा कहता है वो निश्चित तौर पर संविधान का उपहास करता है, वो निश्चित तौर पर करता है। जो दबंगई करता है, जो कानून तोड़ता है, अब देखिए कानून से बड़ा कौन है? जिन्होंने ऐसा काम किया उन पे केस लग रहे हैं ना, केस धड़ाधड़ केस लग रहे हैं। अगर कोई बंदूक लहराता है तो उसका निश्चित तौर पर लाइसेंस भी निरस्त होता है। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि सरकार से, कि माननीय मोदी जी से कहता हूं कि जो भी व्यक्ति राजनीति में है उसका शस्त्र बनना ही नहीं चाहिए, चाहे वो रविंद्र आनंद हो, चाहे वो सलीम सैफी हो, या कोई अन्य हो। मेरे पास तो कोई शस्त्र अस्त्र नहीं है, जरूरत ही नहीं है। हाथ जोड़ के जब काम चलता है तो क्यों शस्त्रों को हम लेते हैं, क्यों हम शस्त्र लहराते हैं? क्या वहां की जनता की ये मांग है? सवाल ये भी उठता है। सवाल ये भी उठता है कि उससे जनता को क्या लाभ हो रहा है? अच्छा, जनता गरीब लोगों को तो अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुनती कभी भी। हमने जो देखा कि जनता हमेशा भरोसा करती है, जो बाहुबली है, दबंगाई दिखा रहा है या लंबे लंबे फ्लीट लेके चल रहा है, जनता भी तो ऐसे लोगों को पे भरोसा करती है। तो जनता की जो हालत है, तो फिर उसके लिए जनता कहाँ तक जिम्मेदार है? देखिए बिल्कुल आपका सवाल जो है वो वाजिब है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता को भी इस बारे में आवश्यक रूप से सोचना चाहिए कि जब वो वोट करने जाए तो वो बजाय बाहुबली के, बजाय 500 रुपए के नोट के, बजाय मुर्गे के, बजाय शराब के, एक काबिल व्यक्ति को वोट दे। वो काबिल व्यक्ति उनके गांव का भी हो सकता है, उनके शहर का भी हो सकता है, कहीं और का भी हो सकता है, लेकिन वो काबिल हो, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए उस विधानसभा को लेकर के। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर विजनरी लोगों को आगे लाया जाएगा, युवा लोगों को आगे लाया जाएगा, पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे,
जिन्होंने राजनीति में मेहनत की है वो आगे आएंगे, तो निश्चित तौर पर उस विधानसभा की, उस गांव की, उस शहर की तस्वीर बदलने वाली है। अच्छा, राजनीति जो है ये उद्योग है, पेशा है, जन सेवा है, कितना मुश्किल काम है राजनीति। किस रूप में लेते हैं आप राजनीति को, है क्या ये, या इंडस्ट्री है कोई बड़ी? देखिए, मैं एक आपको ये बात बताने वाला हूँ कि मैं पूर्व में पद पर रहा हूँ, पूर्व मंडी समिति में अध्यक्ष रहा हूँ, राज्य मंत्री रहा हूँ। मैं आज भी ना, देखो, विधायक होना या मंत्री होना कोई सवाल नहीं है। मैं आज भी जनता का वैसे ही काम कर रहा हूँ। सुबह शाम तक मेरे पास फ़ोन आते हैं, जो लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं वो ये भी देख रहे होंगे कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो फ़ोन करते हैं कि ज़रा एसओ को बोल दो, वो फ़ोन करते हैं ज़रा एसडीएम साहब को बोल दो, ज़रा पटवारी को बोल दो, ज़रा डीएम साहब के यहाँ ये काम है, ज़रा उनके यहाँ ये काम है। तो मैं तो अभी भी काम कर रहा हूँ। तो ये बात उन लोगों पर साबित होती है जो आप कह रहे हैं, जिनको बड़े बड़े फिल्म स्टारों के साथ, बड़े बड़े, मैं देखता हूँ म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, फिल्म प्रोड्यूसर के साथ फोटो खिंचवानी है कि भाई मैं विधायक हूँ, मैं पत्रकार हूँ और मैं आपकी बाइट लूंगा, पहले मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचा लो, और वो फ़ोटो वायरल कर देते हैं। अरे भाई, उस फोटो को खिंचाने से जनता को क्या लाभ है? मुझे आप ये बताएं, आपकी विधानसभा में आप नूरा फतेही के साथ फोटो खिंचाएं या सलमान खान के साथ खिंचाएं, मुझे ये बताएं, उससे आपके विधानसभा में, गांव में जो लड़का बैठा है, जो बेचारा इस आशय से बैठा है कि मेरी नौकरी लग जाए या मुझे अच्छी शिक्षा मिल जाए या मोहल्ले की सफाई हो जाए, उसको क्या लाभ मिलता है? मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। उन नेताओं को ये बात समझनी चाहिए कि काम करें, नाटकबाजी, नौटंकी ना करें। नौटंकी बहुत देख ली, अब नौटंकी का समय जा चुका है, और 2027 में कुछ लोगों को अकल मैं भी सिखाने वाला हूँ। अच्छा, अंत में एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जो राजनीति है, जी, कितना मुश्किल काम है, हर आदमी, गरीब आदमी इसमें सरवाइव क्यों नहीं कर पाता? देखिए, राजनीति, अगर मैं सच कहूँ तो राजनीति सच में बहुत मुश्किल है। एक बात तो मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, कि आप अपने बच्चे को, जो बच्चे मतलब आईटीआई करते हैं, या जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, जो बच्चे डॉक्टरी करते हैं, जो बच्चे और वकालत करते हैं, तो आप ये बताएं कि एक जो एलएलबी करते हैं बच्चे, 100 बच्चे एलएलबी करते हैं, कितने बच्चे वकील बन जाते हैं? आप बताएं, बताते जाएं आप। हाँ, उतनी परसेंटेज नहीं होती। हाँ, लेकिन 50%, 60% तो बन ही जाते हैं ना। ऐसे इंजीनियर बन जाते हैं, ऐसे डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन राजनीति में 100 में से एक आध ही कोई सफल हो पाता है, जो शीर्ष पर पहुंचता है। भाई, आप उसी को तो सफल मानोगे ना, जो विधायक बन गया, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, जो 20 साल से सिर्फ संघर्ष कर रहा है, और संघर्ष करते करते वो राजनीति का शिकार हो जाता है। एक तो ये है फेस। और दूसरी बात जो आपने पूछी कि राजनीति गरीब क्यों नहीं कर पाता, देखिए, राजनीति के लिए संसाधनों की आवश्यकता तो है ना। अगर आपको कहीं दौरे पर जाना है, किसी गांव का दौरा करना है, आपको कार भी चाहिए। कार चाहिए तो एक आदमी ड्राइवर भी चाहिए साथ में, कोई फ़ोटो भी खींचने वाला, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, वो भी चाहिए। और जब आप 3 लोगों को साथ में लेके चलेंगे तो रास्ते में चाय पानी भी पिएंगे, खाना भी खाएंगे, वो भी चाहिए। किसी गरीब की मदद भी करनी पड़ेगी। हम जाते हैं, बहुत से लोगों का नुकसान हो जाता है, हम जो भी यथासंभव मदद होती है वो कर भी देते हैं। तो देखिए, पैसा तो चाहिए, संसाधन तो चाहिए। अगर संसाधन इतने हों, इतने भर हों, तो आप राजनीति कर सकते हैं। मैं सभी को आमंत्रित करता हूं, और एक बात और जोड़ता हूं, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप राजनीति में हिस्सा लें या ना लें, हर पल राजनीति आपके जीवन में हिस्सा लेती है। आपकी सड़क टूटी है, गली टूटी है, लाइट टूटी है, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, पटवारी पैसा मांग रहा है, कोई और पैसा मांग रहा है, ये सब राजनीति का हिस्सा है। अगर आप एक अच्छे व्यक्ति को चुन करके भेजते हो और राजनीति में हिस्सेदारी को सुनिश्चित करते हो, क्योंकि जब तक आप राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे, ये सब यूं ही चलने वाला है। क्योंकि सलीम भाई, मैं देखता हूँ ज़्यादातर बच्चों से जब मैं बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ, भाई आप राजनीति में क्यों नहीं इंटरेस्ट लेते? तो कहते हैं हमें क्या लेना,
अरे भाई तुम्हें ही लेना है, तुम्हें ही तो लेना है। अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो राजनीति का हिस्सा है, अगर नौकरी सरकार नहीं दे पा रही तो राजनीति का हिस्सा है, अगर गलत तरीके से वोट डलवाए जा रहे हैं, अगर प्रभावित किया जा रहा है तो राजनीति का हिस्सा है, अगर किसी भी तरीके से जनता को प्रभावित किया जा रहा है, जिस प्रकार हमने बिहार में देखा कि महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए, तो क्या ये आप बताओ, ये पारदर्शिता है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शिता है? क्या खाते में पैसे डालने से आप पाक साफ हो गए? सरकारी योजना का पैसा है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव पे क्यों आता है पैसा? अब क्यों नहीं दे रहे? अब तो बन गए, अब तो डाल दो और पैसा। आपने खुद कहा कि आखिरी साल के अंदर सरकार बजट रोक के चलती है, जनसेवा के काम करती है। तो देखिए, तो प्रभावित करने वाली चीजें हैं ना, जैसा मैंने कहा कि किसी तरह प्रभावित करना है, किसी तरह से चुनाव को प्रभाव करके। अभी भी हम यहाँ भी देखेंगे उत्तराखंड में, देखिए क्या क्या होता है। जिस प्रकार से अभी मेरे को कल रात भी एक महिला का फोन आया गांधीग्राम से कि जी हमारे तो वोट कट जाएंगे SIR से। अरे मैंने कहा मेरी बहन, कहीं वोट नहीं कटने वाले, कुछ नहीं होने वाला। अभी तो उत्तराखंड में SIR आया नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में आया लोग परेशान हैं। 2002 के वो वोटर ID ढूंढ रहे हैं। कोई उस समय जम्मू कश्मीर में था, कोई पुणे में था, कोई झारखंड में था, या कोई कहीं था। वो बेचारा वहाँ संपर्क कर रहा है कि किसी तरह से मेरा पुराना डेटा निकल जाए और मेरी बहू या मेरी बेटी जो दूसरे शहर में ब्याह के गई है उसका वोटर ID कैंसिल ना हो। तो देखिए डर तो है ना, तो लोगों में डर है और अज्ञानता भी है, और इस कारण ये सब चीज़ें हैं भी। आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप दर्शकों को बताएं कि एक अच्छी सरकार कैसे चुननी चाहिए, कैसे वो अच्छी सरकार चुन सकते हैं। देखिए मैं इस पर ये कहूँगा कि जो व्यक्ति आपके घर आता है वोट मांगने नहीं, काम करने, आपके दुख तकलीफ सुनने आता है, आप उसको चुने। आप सरकार को ना चुन के एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुने, आप अच्छे व्यक्तियों को चुने। वो कांग्रेस से भी हो सकता है, वो BJP से भी हो सकता है, और वो निर्दलीय भी हो सकता है, और वो किसी अन्य दल से भी हो सकता है। अच्छा व्यक्ति की तलाश करें, काबिल की तलाश करें, और जरूर जब आप नौकरी देते हैं घर में किसी को, छोटी मोटी नौकरी भी देते हैं काम करने वाली को, तो उसका काम जांचते हैं ना कि पोछे ठीक लगा रही नहीं लगा रही, या कोई और व्यक्ति आता है पुताई कर रहा है तो ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा। तो नेता भी ठीक से जांच लें कि नेता सच में नेता है या सिर्फ हवाबाजी है, सिर्फ गाड़ियों में घूमेगा या हेलीकॉप्टरों में वीडियो बना करके फेसबुक पे डालेगा। ऐसे नेताओं से सावधान रहें। धन्यवाद रविंद्र जी, आपने इतना वक्त दिया। तो ये थे हमारे मेहमान, पूर्व राज्य मंत्री और मंडी समिति के अध्यक्ष रविंद्र सिंह आनंद, जो एक नौजवान नेता हैं और उत्तराखंड में अक्सर अपनी नए नए फार्मूले की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। मुझे लगता है 2027 में ये भी चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, और मुझे लगता है हरिद्वार की किसी सीट से मैदान में आने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक बहुत अहम बात कही कि जब आप अपना विधायक जनप्रतिनिधि चुनें तो उसके काम को परखें, उसके बैकग्राउंड को जानें, उसके विज़न से रूबरू हों कि कौन शख्स आम जनता के लिए, आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपके विज़न को आगे बढ़ा रहा है, और एक अच्छी सरकार बनाने के लिए उसका वोट कितना अहम होगा। क्योंकि आपकी वोट जनप्रतिनिधि चुनेगी, MLA चुनेगी, और वो MLA मुख्यमंत्री चुनेगा। यानी कि आपको राजनीति में गंभीरता से विचार करना होगा, ख़ास तौर से वोट डालते वक्त। और SIR अभी शुरू नहीं हुई है, तो SIR को लेकर जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं उसे उत्तराखंड का निर्वाचन विभाग भी दूर करने का प्रयास करेगा। और राजनेता तो कर ही रहे, जैसा रविंद्र सिंह आनंद ने भी कहा कि किसी को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।